हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलीटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आपको आज हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये आपके सिलेबस में दिया गया है। आप डीसी मशीन फर्स्ट पढ़ रहे हैं। मशीन फर्स्ट क्या पढ़ रहे हैं? मशीन फर्स्ट। यहाँ पे मैं अब लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? मशीन फर्स्ट, जिसमें आप क्या पढ़ रहे हैं? डीसी मशीन। समझ में आया? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस ईएमएफ में हम क्या पढ़ेंगे? फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे फैराडेज लॉ, ठीक है, फैराडेज लॉ। तो फैराडे यहाँ पर लिखेंगे, फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन संबंधी दो नियम दिए, ठीक है। फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन संबंधी कितने नियम दिए? 2 नियम दिए। तो फर्स्ट लॉ आपका एक है, आपका फर्स्ट लॉ। दूसरा क्या है आपका? सेकंड लॉ। समझ में आया? अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ में इन्होंने कहा कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे कुंडली के द्वारा फ्लक्स कटे या फ्लक्स, यहाँ पर मैग्नेटिक लिख दे रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कटे या फ्लक्स चेंज हो तो कुंडली में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। कुंडली में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। समझ में आया? एक ईएमएफ हमारा क्या होता है? इंड्यूस्ड होता है। अब यहाँ पे क्या है? ये जो हमारा ईएमएफ है, इसका यूनिट वोल्ट होता है। इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक है, वोल्ट होता है। इसे आप इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कह सकते हैं। ईएमएफ को हम इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर। समझ में आया? क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक प्रेशर। ईएमएफ को भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल को भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल को भी आप इलेक्ट्रिक प्रेशर बोल सकते हैं। समझ में आया? जैसे प्रेशर होता है ना, जैसे क्या होता है, मान लीजिए हवा, मतलब हमारे वायुमंडल में एक साइड का प्रेशर ज़्यादा है तो एक साइड का प्रेशर कम है। तो हवा जो है अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर, हवा में जो हमारे कण वगैरह हैं वो अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर चलते हैं, ठीक है। तो हवा हमारी क्या करती है? फ्लो करती है। उसी प्रकार ईएमएफ जो होता है एक इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है। इस ईएमएफ की वजह से जो है हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? फ्लो करता है। इस ईएमएफ की वजह से इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता है? फ्लो करता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ईएमएफ को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ या फिर क्या बोलते हैं? ईएमएफ को इलेक्ट्रो
मोटिव फोर्स, समझ में आया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यह हुआ है बल है या इलेक्ट्रिक प्रेशर है, यह हुआ बल है या इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो कंडक्टर में, जो कुंडली में फ्री इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है, जिससे कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। समझ में आया? इलेक्ट्रिक प्रेशर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसे हम क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। इनका ये कहने का मतलब है कि जैसे हमारे पास कोई नॉर्थ है, ठीक है, और हमारे पास क्या है? कोई साउथ पोल है। इसी के बीच में हम आप कुंडली को क्या कर दिए हैं? रख दिए हैं। ठीक है, ये कुंडली है। कुंडली को कॉइल के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। अब इस कुंडली के द्वारा अगर फ्लक्स कटेगा, कुंडली के द्वारा फ्लक्स क्या करेगा? कटेगा। तो उस कंडीशन में जो है इस कुंडली में ईएमएफ क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। समझ में आया? इस कुंडली में ईएमएफ हमारा क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। उस ईएमएफ को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसका पूरा नाम है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक प्रकार का इलेक्ट्रिक प्रेशर है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि यह किसी तार में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे और करंट का फ्लो नहीं होगा। समझ में आया? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है? मेंटेन करता है। तब जाके सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जिसकी वजह से करंट हमारा क्या होने लगता है? फ्लो होने लगता है। तो हमारा करंट जो होता है वो अधिक पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर क्या करता है? फ्लो करता है। करंट जो है अधिक पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर क्या करेगा? फ्लो करेगा। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर जो है 5 वोल्ट है। कितना? 5 वोल्ट है। और इस पॉइंट पे क्या है? प्लस का 3 वोल्ट है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा तो धारा इधर फ्लो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है? धारा फ्लो होती है। समझ में आया? अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई? 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर प्लस 3 वोल्ट है, यहाँ पर प्लस 5 वोल्ट है। तो यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिविटी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा, तो करंट इलेक्ट्रॉनों के चलने के अपोजिट दिशा में क्या करती है? फ्लो करते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई तार है, ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट है तो आगे का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, जिसे 5 वोल्ट है। यहाँ का पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट है तो यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट होगा, तभी तो डिफरेंस क्रिएट होगा। अगर मान लीजिए यहाँ का भी पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट होगा तो बताइए प्लस 10 वोल्ट, तो क्या यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन गति करेगा? नहीं करेगा। समझ में आया? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना क्या है? ज़रूरी है दोनों के बीच में। अब मान लीजिए एक हमारे पास तार है, आप देखिए ये हमारा क्या है? यहाँ पर इस टर्मिनल का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, प्लस 10 वोल्ट है, और इस टर्मिनल का भी पोटेंशियल कितना है? प्लस 10 वोल्ट है। तो बताइए इसमें करंट ही नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस 10 वोल्ट है, यहाँ पे भी प्लस 10 वोल्ट है। तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 10 माइनस 10 बराबर क्या होगा? 0। तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि डिफरेंस नहीं मिल रहा है ना भाई। दोनों साइड का प्रेशर अगर बराबर होगा तो क्या बीच में हवा फ्लो करेगी? नहीं, हवा अपने स्थान पर स्थिर रहेगी, प्रेशर अगर बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे देंगे? मान लीजिए यहाँ पर अगर हम प्लस 5 वोल्ट पोटेंशियल दे दिए तो अब डिफरेंस कितना आ गया? देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल कम है, इस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है। तो करंट जो है, देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है। तो ऐसे गति करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे। समझ में आया? और ऐसे सर्किट क्या करेगा? कंप्लीट करेगा।
तो जब इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे जा रहा है तो करंट इस दिशा में क्या करेगी, फ्लो करेगी। इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या करती है, फ्लो करती है। तो जो हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ना, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है, जिसकी वजह से करंट हमारी क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है, ये तो फैराडे का फर्स्ट लॉ था। तो फर्स्ट लॉ में आपने समझ लिया कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कुंडली को रखा जाता है और कुंडली के द्वारा फ्लक्स कटे या फ्लक्स चेंज हो तो उस कंडीशन में उसमें एक ईएमएफ क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। समझ में आया, उसमें एक ईएमएफ क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो फर्स्ट लॉ में केवल ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सेकंड लॉ क्या कहता है, फैराडे का सेकंड लॉ। अगर मैं सेकंड लॉ की बात करूं तो कुंडली में इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। फ्लक्स परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे। फ्लक्स परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। समझ में आया। तो ये फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या किया जाता है, इसे बोला जाता है। तो जो हमारा ईएमएफ होता है, जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। समझ में आया। तो ईएमएफ बराबर आपका क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है। यहाँ पर डी फाई अपान क्या आएगा, डी टी आएगा। क्या आएगा, डी फाई अपान क्या जाएगा, डी टी आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो ईएमएफ बराबर आपका एन डी फाई अपान क्या आता है, डी टी आता है। तो यही क्या है, डी फाई क्या दर्शाता है। देखिए फाई अगर लिखा है ना तो ये बहुत बड़ा, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बड़ा है। अगर डी लग गया तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बहुत ही छोटा हो गया। तो इसका समय के साथ क्या कर दिया गया, डिफ्रेंशिएट कर दिया गया। तो डी फाई अपान क्या हो गया, डी टी हो गया। तो ये फ्लक्स परिवर्तन की क्या हो गया, दर हो गया। क्या हो गया, फ्लक्स परिवर्तन की दर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या कहते हैं, ये डी फाई अपान क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। समझ में आया। ये वास्तव में कुछ इस तरीके का था, जैसे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स चेंज। अभी आगे हम आपको बताएंगे इसके बारे में, पहले इसको समझ लेते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा। ठीक है, ईएमएफ बराबर एन डी फाई अपान क्या हो गया, डी टी हो गया। तो ईएमएफ बराबर यहाँ पर माइनस एन डी फाई अपान क्या लग जाएगा, डी टी लग जाएगा। अब ये जो माइनस लगा है ये लेंज के नियम के अनुसार लगा है। किसके नियम के अनुसार लगा है, लेंज के नियम के अनुसार। तो यहाँ पे अगर फ्लक्स परिवर्तन की दर बढ़ेगी तो ईएमएफ हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। यदि कुंडली में नंबर ऑफ टर्न की संख्या बढ़ेगी, कुंडली में अगर नंबर ऑफ टर्न की संख्या बढ़ेगी तो भी ईएमएफ बढ़ेगा। समझ में आया। तो डी फाई अपान डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। समझ में आया। इसका यूनिट क्या होता है, इन वेबर प्रति सेकंड, वेबर प्रति सेकंड होगा। समझ में आया। एन क्या है, क्वाइल का नंबर ऑफ टर्न है, मतलब कुंडली के फेरों की संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। तो ये तो केवल क्या है, सेकंड लॉ है। ये क्या है, हमारा सेकंड लॉ है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि किसी कुंडली में इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जिसे इंग्लिश में लिखना है आप लिख सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड लॉ हो गया। तो फैराडे के नियम के अनुसार ही बिजली का उत्पादन हो रहा है, ये जान लीजिए। समझ में आया। अब यहाँ पे जो ईएमएफ हमारा प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर जो हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ, ये ईएमएफ हमारा दो प्रकार का होता है। एक स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ,
इंड्यूस ईएमएफ और एक क्या होता है डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। इस सिद्धांत का प्रयोग किस में होता है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में समझ में आया। इसका यूज किस में होता है ट्रांसफार्मर में और इसका यूज किस में होता है जनरेटर में। ठीक है इसका यूज किस में होता है जनरेटर में। स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ देखिए यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर कुंडली स्थिर होती है। यहाँ पर कुंडली क्या होती है स्थिर होती है तथा मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है चेंज होता है। तो सिंपल सी बात है ऐसी कौन सी मैग्नेटिक फ्लक्स होगी जो अल्टरनेटिंग होगी। यही हमारा क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है चेंज हो रही है। यहाँ पर आपका ओमेगा इंटू टी, यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स फाई और इस फाई का मान क्या है हमारा फाई मैक्स साइन ओमेगा इंटू टी। यही हमारा क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो यहाँ पर कुंडली हमारी स्थिर रहती है और मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो चेंज होना जरूरी है तभी जाके ईएमएफ क्या होगा प्रोड्यूस होगा। तो इस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के नाम से क्या किया जाता है जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी पार्ट रोटेट नहीं करता है। इस केस में यहाँ पर देखिए एक चीज़ और आप लिख सकते हैं कि इस केस में डिवाइस में कोई भी पार्ट रोटेट नहीं करता है। समझ में आया। कोई भी पार्ट रोटेट नहीं करता है लेकिन फिर भी यहाँ पर फ्लक्स क्या मिलता है हमें वेरिएबल मिलता है। फ्लक्स वेरिएबल कैसे मिलता है करंट के द्वारा मिलता है। जब करंट को वेरिएबल करेंगे तो फ्लक्स अपने आप क्या मिलेगा वेरिएबल होगा। क्योंकि आपको पता है कि जब किसी कुंडली में हम क्या करते हैं धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें एक साइड नॉर्थ बनता है एक साइड साउथ। तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है निर्माण होता है। समझ में आया। तो कुंडली परिनालिका की भांति व्यवहार करेगी तो विद्युत चुंबक बन जाता है। तो करंट के द्वारा फ्लक्स को हम चेंज करेंगे। तो अगर हमारा अल्टरनेटिंग करंट होगा अगर ये वाली करंट होगी हमारी अल्टरनेटिंग एसी करंट होगी तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा वो भी इसी नेचर का होगा। समझ में आया। तो इस करंट की वजह से इस नेचर का हमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाता है मिल जाता है। ठीक है। तो आपको तो ट्रांसफार्मर में इसका जो है प्रिंसिपल आप पढ़े ही अच्छे तरीके से। वहाँ पर एसी सप्लाई देते हैं तो फ्लक्स हमारा क्या होता है अल्टरनेटिंग होता है जिसका मान जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा क्या होता है चेंज होता है। तो स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ ये सारी चीज़ें हमें जाननी क्या है जरूरी है। समझ में आया। इतना आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसके बाद क्या है स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार का। एक आपका सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ दूसरा क्या होता है म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ समझ में आया। सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ के लिए किसी एक कॉइल का होना जरूरी है। क्या है सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ जब एक कॉइल होगा तब होगा। लेकिन अगर म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है तो यहाँ पर मिनिमम 2 कॉइल का होना क्या है जरूरी है। तो जब 2 कॉइल होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा और जब एक कॉइल होगी तो सेल्फ इंडक्शन होगा जिसकी वजह से सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ इसमें क्या होता है प्रोड्यूस होता है। अगर मैं सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ की बात करूं सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ समझ में आया। तो अगर मैं सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ की बात करूं तो ऐसी कंडीशन में ये क्या होता है ये जो ईएमएफ होता है सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ सेल्फ यहाँ पे क्या होगा सेल्फ इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। समझ में आया।
तो यहाँ पर ईएमएफ सेल्फ बराबर निकल के आता है, सेल्फ मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है डी आई अपान क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, डी आई अपान क्या हो जाता है, डी टी हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ई एम एफ बराबर एक कांस्टेंट आता है जो कॉइल का इंडक्टेंस होता है, डी आई अपान क्या होता है, डी टी होता है। ये कॉइल का इंडक्टेंस होता है, इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। यहाँ पर माइनस भी लगा सकते हैं लेंज के अनुसार। तो जो हमारा सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ होता है, मैं सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ आपको बता रहा हूँ, तो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, करंट होता है। मतलब करंट परिवर्तन की दर के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। जो हमारा ईएमएफ होता है सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, वो करंट परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसा कि हमने बताया कि स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ में हमारा क्या चाहिए, हमें यहाँ पे फ्लक्स क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए। यहाँ पर हमारा फ्लक्स क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, फ्लक्स वेरिएबल चाहिए। और कैसा होना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होना चाहिए यहाँ पर। तो बताइए ऐसा वेरिएबल फ्लक्स कहाँ से मिल सकता है, केवल करंट से। किस करंट से मिलेगा, स्मॉल आई बराबर आई मैक्स साइन ओमेगा टी से ही मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। तो इसकी वजह से, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इस करंट की वजह से आई मैक्स साइन ओमेगा टी, देखिए इसमें टाइम है कि नहीं, तो यहाँ पर ये करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो आपको पता है कि करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर क्या डेवलप होता है, फाई मैक्स साइन ओमेगा टी डेवलप होता है कि नहीं। तो ये करंट भी क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, चेंज हो रही है। समझ में आया। तो इसी करंट का डिफ्रेंसिएशन किया गया है कि यदि करंट चेंज होगा तो हमारा फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। तो स्वयं उसी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ, हमारा ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। समझ में आया। तो देखिए अब ये करंट किस में दी जाती है, अब ये करंट जो है ये एक सिंगल कॉइल में दी जाती है, क्योंकि सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ है ना। तो एक सिंगल कॉइल में हम ये वाली करंट देंगे स्मॉल आई, तो सिंपल सी बात है इसमें एक फ्लक्स डेवलप होगा। तो इसमें फ्लक्स देखिए, करंट हम स्मॉल आई बराबर क्या दे रहे हैं, आई मैक्स साइन ओमेगा टी दे रहे हैं। तो इसमें जो करंट डेवलप होगा फाई बराबर फाई मैक्स साइन ओमेगा टी डेवलप होगा। समझ में आया। सोचिए करंट जब वेरिएबल है टाइम के सापेक्ष, तो हमारा फ्लक्स भी क्या होगा, वेरिएबल ही होगा। समझ में आया, फ्लक्स हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो अब जब फ्लक्स वेरिएबल है, फैराडे का नियम ही फर्स्ट लॉ यही है कि फ्लक्स कटे या फ्लक्स क्या हो, चेंज हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस कॉइल में ईएमएफ हमारा क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। समझ में आया। तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो उसे हम सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। अब यहाँ पर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ना, देखिए ये स्वयं एक ही कॉइल है। यहाँ पर क्या है, एक ही कॉइल है, इसी में हमने करंट दिया, इसी में फ्लक्स डेवलप हुआ, और वही फ्लक्स इस कॉइल से कटा, जिसकी वजह से जो है इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो उस ईएमएफ को ही हम सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही कॉइल है, स्वयं उसी कॉइल का क्या हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है। इस वजह से इसके द्वारा इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसे क्या बोलेंगे, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पर इतनी चीज़ों को लिखना जरूरी है। मैंने आपको बता दिया कि कैसे फ्लक्स हमारा क्या होगा, चेंज होगा। समझ में आया। तो यहाँ पर जो ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के क्या होता है, समानुपाती होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर केवल एक सिंगल कॉइल होगी, क्या होगी, एक सिंगल कॉइल होगी, इसमें करंट आई प्रवाहित होगी। जब इसमें करंट आई प्रवाहित होगी तो इस कंडीशन में ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी आई अपान क्या होगा, डी टी होगा। समझ में आया। तो ई बराबर यहाँ पर एक कांस्टेंट मान लीजिए, इसका इंडक्टेंस क्या है, यल है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, डी आई अपान क्या आता है, डी टी आता है। और ई बराबर यहाँ पर ई एस लिख सकते हैं, ई सेल्फ है, ठीक है, ई एस सेल्फ। तो माइनस भी लगा सकते हैं लेंज के नियम के अनुसार, डी टी ये हमारा क्या है, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ है। सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ का मान जो है इंडक्टेंस पर डिपेंड करता है कि इस कॉइल का इंडक्टेंस कितना है, तथा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इसे क्या बोला जाता है, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। इस सिद्धांत का प्रयोग भी किसमें यूज होता है, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में होता है। समझ में आया। तो ये हमारा क्या रहा, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ रहा। अब अगर म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ की बात करूं मैं,
म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ की बात करूं तो ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे वर्क करता है। इस सिद्धांत का प्रयोग किस में होगा? ट्रांसफार्मर में होगा। ये चीज़ तो हमने पहले बता दिया। तो म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ समझ में आया? म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ के लिए मिनिमम कितनी कॉइल होनी चाहिए? 2 कॉइल होनी चाहिए। अब ट्रांसफार्मर का सिद्धांत तो आप समझ ही रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। वहाँ पे भी देखिए करंट हमने इसमें I1 प्रवाहित किया, हमने इसमें करंट I1 क्या किया? प्रवाहित किया। तो इसमें जो फ्लक्स लिंकेज देखिए, इसमें जो फ्लक्स डेवलप होगा वाला फ्लक्स जो है सेकेंडरी को भी क्या करेगा? लिंक करेगा। मतलब इसमें देखिए I1 प्रवाहित किए तो इसमें कौन सा फ्लक्स डेवलप होगा? ∅1 डेवलप होगा। अब ये ∅1 फ्लक्स जो है जाकर के सेकेंडरी को लिंक करेगा, सेकेंडरी से कटेगा तो उस कंडीशन में इसमें ईएमएफ क्या होगा? E2 इंड्यूस होगा। इसमें तो जो इसका तो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ होगा, क्योंकि आप ये चीज़ पहले अभी हाल ही में पढ़ चुके हैं। तो इसमें सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ E1 उत्पन्न होगा, इसमें क्या होगा? E2 उत्पन्न होगा। समझ में आया? E2 हमारा क्या है? म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ है। म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ क्यों है? क्योंकि इस कॉइल के कारण इसमें ईएमएफ क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। देखिए करंट हमने इसमें दिया है, फ्लक्स इसी में प्रोड्यूस हुआ, लेकिन इसका फ्लक्स इसको लिंक किया तो इसमें ईएमएफ क्या हो गया? प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि ये भी उसी के नज़दीक ही रखी गई है। समझ में आया? तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होगा? फ्लक्स कटने की वजह से या फ्लक्स चेंज होने की वजह से ही ईएमएफ हमारा हमेशा क्या होगा? मतलब प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड होगा। समझ में आया? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या है? म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ भी ईएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे भी वही डिफिनीशन होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी करंट। क्योंकि करंट किस में दे रहे हैं? प्राइमरी में दे रहे हैं ना, सेकेंडरी में तो करंट दे नहीं रहे हैं। सेकेंडरी में तो ऑटोमेटिक उसका इंडक्शन हो रहा है प्राइमरी की वजह से, तो इंडक्शन हो रहा है तो इसमें म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ E2 क्या हो रहा है? इंड्यूस हो रहा है। तो ईएम, आप इसे ईएम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ईएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल DI1 अपान क्या होगा? DT होगा। समझ में आया? अब यहाँ पर ईएम बराबर आप एम क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस है। इसका इंडक्टेंस कितना है? देखिए इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से देखिए इसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा? यम होगा। समझ में आया? इसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा? यम होगा। तो यम यहाँ पे क्या हो जाएगा? DI1 अपान क्या हो जाएगा? DT हो जाएगा। तो ये हमारा म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ मतलब इसका ईएमएफ इक्वेशन निकल करके आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया? म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ का क्या हो गया? फार्मूला हो गया। तो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ भी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के क्या होता है? समानुपाती होता है। म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ भी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी में क्या होता है? समानुपाती होता है। समझ में आया? क्योंकि अब यहाँ पे प्राइमरी की बात करेंगे क्योंकि 2 कॉइल रखी गई है। एक में तो करंट प्रवाहित नहीं किया जा रहा है, लेकिन एक में किया जा रहा है, तो उसकी वजह से दूसरे का इंडक्शन हो जा रहा है। समझ में आया? तो ये हमारा म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ है। हालांकि अब इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हम ट्रांसफार्मर में जो है पढ़ चुके हैं, और हमने ये भी बताया है आपको कि इस सिद्धांत का प्रयोग जो है कहाँ पर किया जाता है? ट्रांसफार्मर में किया जाता है। एक सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ होता है और एक म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको क्या किया? डिस्क्राइब किया है, ठीक है। ये चीज़ आप बेसिक में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब हम लिखवा नहीं रहे हैं, लेकिन जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। और यही सारी चीज़ें हैं। आपको डायरेक्टली ये डिफिनीशन देना है, उसके नीचे इसको डेरिवेट कर देना है थोड़ा सा, बस हो गया, काम खत्म हो गया। समझ में आया? आपको यहाँ पर मेन चीज़ ये जानना जरूरी है कि स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ या सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ, म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ का प्रयोग किस में किया जाता है? ट्रांसफार्मर में किया जाता है। समझ में आया? ट्रांसफार्मर आप कह सकते हैं कि स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ के सिद्धांत पे क्या करता है? वर्क कर सकता है। सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ वहाँ पर होता है जहाँ पर केवल सिंगल कॉइल होती है। जहाँ पर डबल कॉइल होगी वहाँ पर क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्शन होगा। समझ में आया? तो जैसे ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल है तो प्राइमरी का सेल्फ इंडक्शन हो रहा है, लेकिन म्यूचुअली का सेकेंडरी का म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। तो हम वहाँ पर ये बोलेंगे कि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर 2 कॉइल है। भले ही प्राइमरी का सेल्फ इंडक्शन और उसका क्या हो रहा है? म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, वो अलग बात है, ठीक है। अब जैसे इस सिद्धांत का प्रयोग चोक कॉइल में होता है। जो ट्यूब लाइट जलाने के लिए पहले चोक आता है, उसी के एक चोक आता था। समझ में आया? वो हाई मतलब रिएक्टेंस उसका क्या होता था? ज़्यादा होता था, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होने की वजह से इंडक्टेंस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका रिएक्टेंस क्या होता है? ज़्यादा होता है।
तो ट्यूबलाइट को स्टार्ट करने के लिए जो हमारा चोक होता है वो क्षण भर के लिए हज़ारों वोल्टेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। थोड़े वोल्टेज को बहुत ज़्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से ट्यूबलाइट में आयनाइजेशन की प्रक्रिया चालू हो जाती है और ट्यूबलाइट हमारी जल जाती है, प्रकाशित हो जाती है। उसके बाद फिर जो है वोल्टेज ऑटोमेटिक उसका क्या हो जाता है, घट जाता है। समझ में आया? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है चोक कॉइल में भी होता है, चोक कॉइल में। लेकिन अब चोक कॉइल नहीं यूज किया जा रहा है, क्योंकि एलईडी टाइप की जो हमारी ट्यूबलाइट्स वगैरह आ गई हैं मार्केट में, तो अब चोक कॉइल वगैरह वाली ट्यूबलाइट का प्रयोग बहुत कम ही किया गया है। अब देखिए कांच वाली ट्यूबलाइट बहुत कम ही है, समझ में आया? अब तो उसके ऊपर फाइबर ग्लास वगैरह सब तमाम सारी चीज़ें लगी हैं और अंदर एलईडी लगी है जो सस्ते में आ रहा है और आसानी के साथ बहुत ही बढ़िया जो है प्रकाश भी दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा स्टैटिकली इंड्यूस ईएमएफ था जिसके बारे में हमने आपको बताया। और यहाँ पर हमने ये भी बताया कि यहाँ पर कंडक्टर स्थिर रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करेगा, रोटेट करेगा, मतलब चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। समझ में आया? अब अगर मैं डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ की बात करूं, किसकी बात करूं? डायनेमिकली ईएमएफ। ये सबसे पहला पॉइंट इसमें है, ये जनरेटर में यूज किया जाता है। जनरेटर में, चाहे कोई भी जनरेटर हो, एसी हो या डीसी, एसी या डीसी। समझ में आया? जितने भी मशीन में जनरेटर आते हैं सब इसी सिद्धांत पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ये जनरेटर में यूज होता है, यूज होता है। समझ में आया? दूसरा क्या है, इसमें कुंडली तथा मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिलेटिव मोशन होता है, रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव मोशन का मतलब है कि उनके बीच कोई सापेक्ष गति होगी, मतलब दोनों में से कोई क्या करेगा, एक रोटेट करेगा। भाई कोई भी मशीन डिजाइन करेंगे तो उसमें स्टैटिक पार्ट होगा और एक रोटेटिंग पार्ट होगा, तो रोटेट करने वाला पार्ट रोटेट करेगा, जो स्टैटिक होगा वो तो रोटेट करेगा नहीं। तो कोई एक रोटेट करेगा और कोई एक स्थिर रहेगा, तो दोनों के बीच क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। समझ में आया? तो यहाँ पर किसके बीच रिलेटिव मोशन होता है, कुंडली और मैग्नेटिक फील्ड के सिस्टम के बीच क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। देखिए अब यहाँ पर जो है फर्स्ट केस, अगर फर्स्ट केस की मैं बात करूँ तो ये जो हमारा डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ है, ईडी से रिप्रेजेंट करेंगे डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। समझ में आया? ये जो हमारा ईडी है इसे दो तरीके से प्रोड्यूस कराया जा सकता है। कैसे? फर्स्ट केस कि आपकी कुंडली मैग्नेटिक फील्ड में, कुंडली स्थिर मैग्नेटिक फील्ड में गति करे। समझ में आया? पहला केस हो गया। देखिए यहाँ पर क्या है, कुंडली गति कर रही है, जो हमारी कॉइल रखी हुई है, जैसे हमारा क्या है, यहाँ पर ये हमारा नॉर्थ है और हमारा क्या है, साउथ है। समझ में आया? यहाँ पर नॉर्थ है, हमारा क्या है, साउथ है। इसमें कुंडली क्या की गई है, रखी गई है। तो ये कुंडली क्या करेगा, ये कुंडली ही गति करेगा और ये दोनों सिस्टम क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। तो मतलब क्या है, इनके बीच जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो स्थिर रहेगा, स्थिर मैग्नेटिक फील्ड, और इसके बीच में कुंडली क्या करेगी, हमारी गति करेगी। समझ में आया? तो यहाँ पर कुंडली स्थिर मैग्नेटिक फील्ड में गति करे, ये फर्स्ट केस है, तब भी तो रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स कटेंगे, फ्लक्स चेंज हो गए तो उसमें ईएमएफ क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, जिसे डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ के नाम से जानेंगे। डायनेमिकली क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड या फिर कुंडली दोनों में से कोई एक क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, डायनेमिकली होगा। समझ में आया? तो ये चीज़ है। अब उसके बाद दूसरा केस है सेकंड केस। अब यहाँ पे क्या है, कुंडली रोटेटिंग, अब यहाँ देखिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कुंडली स्थिर रहे। समझ में आया? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कुंडली क्या रहे, स्थिर है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है और कुंडली हमारी क्या है, स्थिर है, तब भी तो दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा, तब भी फ्लक्स कटेंगे।
जब फ्लक्स कटेंगे तो ईएमएफ क्या होगा हमारा, प्रोड्यूस होगा। ये देखिए, ये मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ईएमएफ में जो आपको लिखना चाहिए, जो आपको बताना चाहिए, वो मेन चीज़ है। समझ में आया? कहानी पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर ये मेन पॉइंट है कि डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ कब होगा, दोनों में से जब कोई एक क्या करे, रोटेट करे। समझ में आया? दोनों तो साथ में रोटेट नहीं कर सकते हैं। कोई भी मशीन डिजाइन होगा तो उस कंडीशन दोनों में से कोई एक ही रोटेट करेगा। समझ में आया? तो इस केस में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कुंडली क्या रहे, स्थिर रहे। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है कि भाई सिंपल सी बात है, ये नॉर्थ और साउथ ही है तो दोनों एक ही में है, ऐसे है कि नहीं। ये तो एक प्रकार की मशीन बन गई, तो ये नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया, साउथ हो गया। तो अब ये वाला सिस्टम ऐसे क्या करेगा, रोटेट करेगा, जबकि ये आर्मेचर हमारा क्या रहेगा, कुंडली हमारी क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। समझ में आया? तो स्थिर रहेगी तो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग हो जाएगा और कुंडली हमारी स्थिर रहेगी। लेकिन कुंडली कहाँ पर रखी गई है, मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है। तो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स उस कुंडली से कटेंगे या फिर क्या होंगे, चेंज होंगे। तो ईएमएफ क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, तो वो डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस केस में, इन दोनों केस में रिलेटिव मोशन होने से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वह डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ कहलाएगा। समझ में आया? ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एक चीज़ जान लीजिए, क्योंकि डीसी जनरेटर का ये पूरा क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल है, तो इस चीज़ को आपको लिखना क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो डीसी जनरेटर हमारा इसी प्रिंसिपल पे क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब उसका डेरिवेशन भी देख लेते हैं कि उसका डेरिवेशन क्या आता है डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ का। जो सबसे पहले इस फार्मूले का डेरिवेशन किया गया था, इसका विकास किया गया था, वो क्या कहते हैं, सर्च करने के बाद ये जो डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ हमारा आया था, तो सबसे पहले किस तरीके से क्या किया गया था, सर्च किया गया था। ठीक है, मतलब रिसर्च किया गया था, जो भी किया गया हो। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे हमारे पास एक नॉर्थ है और हमारे पास क्या है, एक साउथ है। ये नॉर्थ है और हमारे पास क्या है, एक साउथ है। समझ में आया? तो सिंपल सी बात है, इधर से तो मैग्नेटिक फ्लक्स निकल ही रहे हैं ऐसे, नॉर्थ से साउथ निकलेंगे। अब इधर साउथ से नॉर्थ अपना ऐसे क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वो सब एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ पर कोई क्लोज लूप हम कंडक्टर ले रहे हैं। देखिए ये कंडक्टर है, ये तार है हमारा, ये क्या है हमारा, तार है। ठीक है, क्लोज लूप कंडक्टर है। जैसे छोटा सा तार है, जैसे यही तार है मेरे पास। ठीक है, इसी को हम कुछ इस तरीके के ऐसे बना लें। ठीक है, यही तार, केवल इतना तार। ठीक है, तो अब इसी तार की लंबाई कितनी है, मान लीजिए पूरी लंबाई क्या है आपकी, यल है। ठीक है, इसकी तार की लंबाई हमारी क्या है, यल है। अब इस तार को जो है, देखिए इस तार को यहाँ पर रखा गया, इस तार को यहाँ पर रखा गया और इसे v वेलोसिटी से जो है ऐसे थीटा डिग्री के एंगल पर क्या किया जा रहा है, रोटेट कराया जा रहा है v वेलोसिटी से। समझ में आया? कैसे, v वेलोसिटी से थीटा डिग्री के एंगल पर क्या कराया जा रहा है, रोटेट कराया जा रहा है। अब यहाँ पे पहुँचा तो सिंपल सी बात है, देखिए अगर ये कंडक्टर ऐसे गति करेगा तो कोई भी फ्लक्स कटेगा नहीं। सिंपल सी बात है, अगर ऐसे करेगा तो मैक्सिमम फ्लक्स कटेगा 90 डिग्री पे। अगर थीटा डिग्री के एंगल पर कटेगा तो उस कंडीशन में देखते हैं कि इसमें कितना ईएमएफ क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो v वेलोसिटी से ये कंडक्टर जो है यहाँ से कितने, देखिए कितने डिग्री पर गया, थीटा डिग्री पर। समझ में आया? कितने डिग्री पर, थीटा डिग्री पर। ठीक है, तो ये कंडक्टर जो है, ये लंबाई का कंडक्टर जो है हमारा ऐसे जा रहा है v वेलोसिटी से, तो इसके कितने कंपोनेंट होंगे बताइए, 2 कंपोनेंट।
एक कंपोनेंट हमारा ये होगा और दूसरा कंपोनेंट हमारा ये होगा, समझ में आया। तो सोचिए ये वाला कंपोनेंट हमारा क्या होगा, v वेलोसिटी है, v आपका क्या होगा cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा v sin थीटा। समझ में आया, होगा कि नहीं। अब ध्यान से देखिए, कंडक्टर की लंबाई क्या है, यल है, कंडक्टर की लंबाई क्या है, यल है। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी है, भाई सिंपल सी बात है, ये जो हमारा नॉर्थ और साउथ हमारा क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी एक फ्लक्स डेंसिटी होगी ना। फ्लक्स डेंसिटी B बराबर क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी आपका B बराबर क्या होगा, फाई अपान क्या होगा A। पर यूनिट एरिया से होकर गुजरने वाले सेटअप होने वाले फ्लक्स को फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, समझ में आया। तो यहाँ पर इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड की कुछ न कुछ क्या होगी, फ्लक्स डेंसिटी होगी, समझ में आया, क्या होगी, फ्लक्स डेंसिटी होगी। तो माना इसकी फ्लक्स डेंसिटी क्या है आपकी, B है, इसकी फ्लक्स डेंसिटी क्या है आपकी, B है। अब ध्यान से देखिए, ये वाला कंपोनेंट v cos कंपोनेंट यहाँ पर पॉइंट करके लिखेंगे, v cos थीटा कंपोनेंट, थोड़ा इसमें लिख देते हैं, जब यल लेंथ का कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री पर v वेलोसिटी से गति करता है, तो वेलोसिटी तो यहाँ पर कंडक्टर के वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनते हैं, दो कंपोनेंट बनते हैं। पहला v cos थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इस कंपोनेंट की वजह से कोई भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि यह मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है। समझ में आया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, ये कंपोनेंट पैरेलल है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंपोनेंट v sin थीटा है, क्या है, v sin थीटा है। यह मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, किसके है, परपेंडिकुलर है। अर्थात इस कंपोनेंट के द्वारा मैक्सिमम फ्लक्स कटेंगे और मैक्स ईएमएफ प्रोड्यूस होगा।
समझ में आया? मैक्सिमम ईएमएफ क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। इसको मिटा सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं? मिटा सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ईएमएफ क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। इस ईएमएफ को डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं, इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। यह ईएमएफ निम्न बातों पर डिपेंड करता है, निम्न बातों पर डिपेंड करता है। जैसे E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B और E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V साइन थीटा। समझ में आया? क्या होगा? V साइन थीटा। तो अब यहाँ पर E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B L V साइन थीटा। तो E बराबर आपका क्या हो जाएगा? B कांस्टेंट यहाँ पर एक आता है, L V साइन थीटा। तो ये हमारा क्या है? डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ होता है। ये क्या होता है? डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझना क्या है? ज़रूरी है। तो डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ प्रिंसिपल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जनरेटर में किया जाता है, चाहे कोई भी जनरेटर हो। तो ये क्या है? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। समझ में आया? तो अगर जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल पूछ रहा है तो आप इस चीज़ को क्या करेंगे? लिखेंगे। ठीक है, अगर जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल पूछ रहा है तो आप इस चीज़ को क्या करेंगे? लिखेंगे। ठीक है, कि जो हमारा डीसी जनरेटर होता है वो डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ प्रिंसिपल के अनुसार क्या करता है? वर्क करता है, या फिर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे फंडामेंटल लॉ है। फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल लॉ क्या है? फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आया? या फिर आप कह सकते हैं कि यह डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ के सिद्धांत पर क्या करता है? वर्क करता है, जिसके अनुसार किसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कुंडली स्थिर हो या फिर किसी स्थिर मैग्नेटिक फील्ड में कुंडली क्या करे? रोटेट करे। तो दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होने की वजह से जो है हमारा कुंडली में फैराडे के नियम के अनुसार जो है ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिसे डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। और ये हमारा जो ईएमएफ होता है ये निम्न बातों पर क्या करता है? डिपेंड करता है। अब यहाँ पर थीटा का मान अलग अलग होने की वजह से जो है यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा? अलग अलग होने की वजह से जो ईएमएफ का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। थीटा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। थीटा क्या है? हमारा मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के वेलोसिटी के बीच क्या है? कंडक्टर के वेलोसिटी के बीच क्या है? एंगल है। समझ में आया? जो हमारा थीटा है वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के वेलोसिटी के बीच क्या है? हमारा क्या कहते हैं? एंगल है। ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो कोई भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे तो ईएमएफ क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। इसीलिए इस कंपोनेंट को नहीं लिया जाता है, केवल इसी कंपोनेंट को लिया जाता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? लंबवत है। सिंपल सी बात है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एमएफ इस डायरेक्शन में है और ये वाला जो है सीधा इसके परपेंडिकुलर है। तो इस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस ईएमएफ या फिर डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ ये हमारा प्रोड्यूस होता है, जिसका मान इन बातों पर क्या करता है? डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।